ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। पाकिस्तान की धरती पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा तांडव किया कि आतंक के ठिकाने तहस नहस कर दिए हमने। 9 आतंकवाद के अड्डों के साथ साथ पाकिस्तानी एयरबेसेस को भी जबरदस्त नुकसान भारत ने पहुंचाया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला गया, घुटनों पर आ गया। ये बात अलग है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो फितरत रही है झूठ बोलना, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए उसे छिपाने की जुगत में लगा है पाकिस्तान। हालांकि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब किए गए हैं। बाकायदा एयरफोर्स की तरफ से सबूत पेश किए गए कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से ठिकाने थे जो भारत ने तबाह किए। एक तो आतंकवाद के अड्डे थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, और मिट्टी में मिलाने का मतलब आप समझिए वो वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता से किया गया था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, उस वादे को सेना ने पूरा किया। भारत ने बहावलपुर में, मुरिदके में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, सियालकोट में जो जो आतंकवाद के अड्डे थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के कमांड सेंटर्स को इतना ही नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को भी और ट्रेनिंग कैंप्स पर भी सटीक हमले कर आतंक के इस ढांचे को नेस्तनाबूद भारत की तरफ से किया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराने में हमें कामयाबी मिली। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों समेत अब जो नंबर सामने आ रहा है 35 से 40 सैनिक मारे गए। बड़ी खबर अब मैं आपको बता रही हूं, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत का समय बदला है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बातचीत के समय में बदलाव हुआ है। दोनों डीजीएमओ की हॉटलाइन पर अब बातचीत शाम को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत का वक्त बदल दिया गया है। बातचीत जो दोपहर 12 बजे होनी थी अब वो शाम में होगी, ये जानकारी मिल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं क्या जानकारी। ये समय में डीजीएमओ की जो बातचीत होनी थी वो तब्दीली क्यों की गई है नीरज, और नया समय क्या है? हाँ बिल्कुल रुमाना, जो समय था वो 12 बजे का वक्त था कि दोनों देशों के डीजीएमओ में बातचीत होनी थी, हॉटलाइन पर बात होनी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है हम लोगों को सेना मुख्यालय से, आर्मी हेडक्वार्टर से, वो जानकारी मिली है कि अब ये जो हॉटलाइन पर बातचीत है शाम को होगी। हालांकि अभी कारण नहीं बताया गया कि किन कारणों से ये जो है पोस्टपोन की गई है, क्या पाकिस्तान की तरफ से की गई है या हमारी तरफ से की गई है, अभी इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। 2:30 बजे क्योंकि डीजीएमओ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ही बताया जाएगा कि आखिरकार कारण क्या है, और उसके बाद फिर ये बताया गया कि शाम में ये डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी जो कि दोपहर 12 बजे। एक और चीज क्लियर कीजिए नीरज, वो जो ये बताया जा रहा था कि 2:30 बजे जो है वो डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, तो मतलब अब वो 2:30 बजे वाली प्रेस ब्रीफिंग भी टल गई है फिलहाल? रुमाना, 2:30 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डीजीएमओ की है वो अपने समय से के अनुसार ही होगी। वो 2:30 बजे ही होगी, और लेकिन जो डीजीएमओ की जो हॉटलाइन पर बातचीत होनी है वो शाम के टाइम के लिए टल गई है। ठीक है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत होनी थी, हॉटलाइन पर ये बातचीत होनी थी और इसको लेकर जानकारी साझा कर दी गई थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फिलहाल ये डीजीएमओ की जो बातचीत है वो टल गई है, शाम तक के लिए टल गई है, और दोपहर 2:30 बजे फिलहाल डीजीएमओ की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी वो 2:30 बजे ही होगी। तो अब देखना होगा कि जब वो प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें क्या कोई वजह बताई जाती है कि आखिरकार ये समय में तब्दीली क्यों हुई है, जो डीजीएमओ की वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच होनी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आप जानिए, प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त एक हाई लेवल बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर है। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के आवास से अब निकल गए हैं। सीडीएस और रक्षा मंत्री भी बैठक से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली में यह हाई लेवल मीटिंग, और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद, और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से ही जानते हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, कुछ खबरें छनकर आई हैं बाहर कि आखिरकार ये हाई लेवल जो मीटिंग हुई है इसमें किस मुद्दे पर सहमति बनी है, आगे डीजीएमओ स्तर की अगर बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ तो उसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर खाका तैयार है नीरज?
बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो बातचीत हुई करीब 1 घंटे से ज्यादा चली थी ये बातचीत, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, हमने देखा, और साथ ही उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो हैं, साथ ही तीनों सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, आईबी चीफ हैं, रॉ चीफ हैं, एनएसए अजीत डोवाल हैं, विदेश मंत्री है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो मीटिंग थी ये दरअसल जो देश की जो रक्षा सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक हुई थी, और इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या हमने वो पूरे कर लिए, वो बताया गया कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए गए हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आगे की रणनीति कैसी होगी, क्या हमारा क्या पोस्चर रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत कर रहा है, जो सीज फायर के लिए मान गया है, सहमति बन गई है, क्या उसके साथ क्या आगे की कार्रवाई करनी चाहिए हमें, वो सारी बातचीत जो थी इस मीटिंग के दौरान की गई है। ये बड़ी जानकारी नीरज राजपूत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि भारत की तरफ से साफ किया गया था कि साहब ये जो बातचीत है और जो संवाद है वो सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ के स्तर पर ही होगा, मतलब मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट ही फिलहाल भारत और पाकिस्तान में होगा। और इसको लेकर भी भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ पीओके और आतंकवादियों को पाकिस्तान भारत को सौंपे, इसी को लेकर होनी है। इसमें कहीं कोई शक शुबा है नहीं, और इसमें किसी और की मध्यस्थता या किसी और का दखल और खलल है नहीं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच ये बैठक होनी है, बातचीत होनी है, माफ कीजिएगा, हॉटलाइन के जरिए ये बातचीत होगी। और पहले दोपहर 12 बजे का इसका समय आया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो टल गया है, शाम के समय अब ये बातचीत होगी। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि पाकिस्तानी सरकार के मुंह से जो मुखौटा था उसको भी नोच डाला। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो कोहराम मचा, उसके बाद सेना और आतंकियों के गठजोड़ के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। 7 मई को सबसे चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जब मुरीदके में मारे गए आतंकियों के लिए रखे गए नमाज जनाजा में लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी फौजियों के साथ कलमा पढ़ता नजर आया। ना कोई डर, ना कोई शर्म, सीधे कैमरों के सामने। ये नजारा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद के बीच कोई फर्क नहीं बचा। सेना ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तस्वीर रख दी, एक तो नहीं, सेना पुलिस के 5 अफसर के सामने हाफिज अब्दुल रऊफ कलमा पढ़ रहा है। भारतीय सेना ने कल पाक सेना के एक अफसर की कुंडली खोलकर दुनिया के सामने रख दी। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी को बचाने के लिए बेशर्म होकर फिर सामने आया। अब इसको लेकर जब पाकिस्तानी मीडिया ने पाक आर्मी से सवाल पूछा, तो जवाब देने के नाम पर उसने अपनी ही पोल खोलकर रख दी। सबूत दिखाने के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने उसकी नेशनल आईडी, तस्वीर और नंबर के साथ जारी कर दिया। तस्वीरें देखिए, ये वही आईडी है जिसे पाकिस्तानी सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था और कहा था ये आतंकी है ही नहीं, पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। He is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने उस आतंकी का बयान भी मीडिया के सामने रख दिया कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्किर है, जिसका हक़ाइक़ से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। यही पाकिस्तान ने अपनी पोल खोल दी। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, जो साबित कर देगी कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है और उसकी फौज खुद आतंकियों की ढाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने जो कागजात पेश किए उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नेशनल आईडी नंबर और जानकारी है, जो हूबहू 100% उन कागजों से मैच करता है जो यूएस सैंक्शंस लिस्ट में है। अब्दुल रऊफ का नेशनल आईडी नंबर है 35202 5400 4139। दोनों ही जगह अब्दुल रऊफ की पैदाइश की तारीख भी है। बस फर्क ये है कि इस लिस्ट में अमेरिका ने हाफिज अब्दुल रऊफ को लश्कर का आतंकी और मोस्ट वांटेड बताया है,
और पाकिस्तान उसे अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता बता रहा था। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के साथ खड़ी है और उसे झूठ छिपाना भी नहीं आता है। तो ये देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा जो है उसका पर्दाफाश हो रहा है और भारत ही दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दूं कि वो डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो भारत और पाकिस्तान के बीच दोपहर 12 बजे होनी थी वो अभी टल गई है, शाम में होगी। नया समय सामने नहीं आया है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जुड़ रहे हैं, दोनों रक्षा विशेषज्ञ। पहले जरा जनरल सिन्हा के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे समझते हैं कि सर ये सामान्य बात है इस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बातचीत और उसमें ये डिले हो जाना, उसका समय आगे बढ़ा देना, आप कैसे देख रहे हैं? नॉर्मली जब मीटिंग फिक्स हो जाता है तो इस तरह से पोस्टपोनमेंट स्थगित नहीं किया जाता नॉर्मली, बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। ठीक है। जो मेरा बैटल रीडिंग सेंस कहता है कि अभी प्रधानमंत्री जी के घर से रक्षा मंत्री जी और तीनों सर्विसेज चीफ्स निकले हैं, तो ज़रूर कुछ रिव्यू मीटिंग हुआ है। रिव्यू मीटिंग देखिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग टर्म एम होता है, मिड टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मौजूदा हालात में तो सब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमारा एम क्या था, हमको क्या अचीव करना था लास्ट 2-3 दिन में, हमने क्या अचीव किया, हमको नेक्स्ट 2-3 दिन में क्या अचीव करना है। तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी देंगे, क्योंकि पूरा देश तो वही, एग्जीक्यूटिव हेड तो वही हैं। तो जब 1 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ है तो इस मीटिंग का असर पड़ेगा डीजीएमओ के टॉक पे, बातचीत पे। तो स्वाभाविक है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होगा डीजीएमओ के लिए। बिल्कुल। तो यदि 12 बजे मीटिंग हो तो डीजीएमओ साहब कुछ ऐसा बात नहीं करना चाहते हैं जो कॉन्ट्ररी हो आज 1 बजे तक जो फैसला हुआ है उसके कंपैरिजन में, तुलना में। तो ऑब्वियसली वेट एंड वॉच करके, अभी 1 बजे मीटिंग खत्म हुआ है, सर्विस चीफ, आर्मी चीफ मिलेंगे, डीजीएमओ से ब्रीफ करेंगे क्या बातचीत हुई, और उसके आधार पे जो 7 बजे शाम को मीटिंग हो डीजीएमओ के साथ, उसका जो रूपरेखा होगा उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है जरा सा ब्रिगेडियर दत्ता से भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। मतलब ब्रिगेडियर दत्ता, जितना मैं समझ पा रही हूँ जनरल साहब की बात से कि सिचुएशन अभी डायनामिक है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में समय, परिस्थिति, काल को देखते हुए भारत भी पल पल अपनी रणनीति पर नजर बनाए हुआ होगा और उसी हिसाब से जो कुछ भी तब्दीलियां हो रही होंगी, इसीलिए ये समय जो आगे बढ़ा दिया गया है ब्रिगेडियर दत्ता, ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत का। अनम्यूट करना होगा सर, ब्रिगेडियर दत्ता अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक और वाज़े फरमाया है कि क्यों ये मीटिंग पोस्टपोन की गई है। अमूमन इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है, अब उसकी जो डीब्रीफिंग है वो सर्विस चीफ्स जो डीजीएमओ को देंगे, और बेस्ड ऑन जो इनपुट्स सरकार से आई हैं या जो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस आई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग की जाएगी। और क्योंकि जनरली सिचुएशन हर मिनट, हर पल और हर घंटे चेंज होती है, तो और ये बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स होती है, तो इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया था, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, नॉन एस्केलेटरी और रिस्पॉन्सिव जो स्टेटमेंट है वो दिए जाएंगे। और क्योंकि इसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से भी इनपुट्स ली जाती हैं कि कोई सीज फायर वायलेशन तो नहीं है या कोई एयर वायलेशन तो नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। सही। अब मैं एक बार फिर से जरा जनरल सिन्हा के पास आती हूँ सर, उसके बाद आ रही हूँ ब्रिगेडियर दत्ता साहब, आपके पास आऊंगी मैं। जनरल सिन्हा, अब आप देश को ये बताइए सर कि ये युद्ध विराम का ऐलान जो शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया, उसके बाद तभी ये बता दिया गया था कि अगली बैठक जो है वो सोमवार 12 मई को होगी। अब आज ये जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, इसको लेकर जो डीजीएमओ भारत, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम ऐसा खाका तैयार करने की कोशिश करेंगे जिससे ये युद्ध विराम जो है वो लंबे समय तक चले। तो अब यहाँ पर प्राथमिकता क्या होगी सर, और वो किस तरीके का खाका होगा, हम क्या कहने जा रहे हैं इस डीजीएमओ स्तर की बातचीत से पाकिस्तान के डीजीएमओ को? देखिए, सबसे पहले तो देश, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि ये सीज फायर नहीं है, ये पॉज इन द बैटल है। ठीक है, पॉज और सीज फायर में फर्क पड़ता है, फर्क है। ये पॉज है, थोड़ी देर, जैसे यूक्रेन वॉर में लल होता था,
हमास और इजराइल के war लल होता था, थोड़ी देर के लिए शांति, ये टेम्पररी पॉज है। और हमने कभी भी नहीं, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी जो बातचीत होती है उसको रिटन फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या हमने किसी डॉक्यूमेंट पे हिंदुस्तान ने साइन किया? बिल्कुल। क्या हम सीज फायर से एग्री करते? कतई नहीं। ये जबानी बात हुई तो जबानी बात तो ये सब्जेक्ट टू रिव्यू। परिस्थिति बदलेगी, हम बदलेंगे। हाँ। सबसे एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि देशवासियों में जो कुछ ये भावना हो रही है, मैं भी सिविल एरिया में रहता हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो मेरे संपर्क में भी बहुत मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्रिय दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनका भी जब कमेंट सुनता हूँ तो वही प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों सीज फायर के लिए एग्री किए। ये देशवासियों की आवाज़ में बोल रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, ये खाली हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिश्तों पे लड़ रहे हैं। फिर हम विदाउट स्टैंड ऑफ मोड में, विदाउट क्रॉसिंग IB और LOC हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। हमारे सब एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम 100% रिजल्ट दे रहे हैं और पाकिस्तान का 100% फेलियर है। तो हम तो बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सही। तो अभी जो हम ब्रीदिंग स्पेस दिए हैं उसमें व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों ने रोप को थोड़ा सा ढील दिया है। हमने रोप को खींचा नहीं पूरी तरह से, मतलब नकार नहीं दिया है, हमने थोड़ा सा ढील दिया है। लेकिन ढील का परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान ने खुद उस रोप को अपने गले में टांग दिया है और मरने की स्थिति पे है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हम जीतेंगे। पाकिस्तान को ऐसी सबक हम लोग सिखाने जा रहे हैं कि आने वाले जनरेशन्स पाकिस्तान याद करेंगे इस भूल को। 26 को तो मारा, 26 लोगों को, लेकिन इस 26 लोगों की जो कीमत होगी, कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, वो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। इस बार कीमत बहुत ही गंभीर होने जा रहा है, ये मेरा आश्वासन है देशवासियों को। आप सही कह रहे हैं सर। और जो सत्ताधारी पार्टी है देश की बीजेपी, अब से कुछ देर पहले उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह भी बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जिस लक्ष्य के साथ, जिस टारगेट के साथ लॉन्च किया गया था, वो 100% भारत ने हासिल किया। 100% हम कामयाब रहे अपने ऑपरेशन सिंदूर में। और देखिए, पाकिस्तान को हम ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान की 1 इंच, मैं दोहरा दूं, पाकिस्तान की 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जहां भारत की पहुंच ना हो। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त भारत ने कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर भारत ले आया। मैं इससे पहले ब्रिगेडियर दत्ता का रुख करूं, एक और रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रही हैं और वैसे वैसे पाकिस्तान का झूठ बेपर्दा हो रहा है। पाकिस्तान तो दावा कर रहा था कि उसने S-400 मार गिराया, जबकि पाकिस्तान की धरती पर S-400 की मिसाइल का मलबा गिरा हुआ। इसका साफ मतलब S-400 से निकली मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। भारत पाकिस्तान के जंगी हालात में जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया, जिसकी दुनिया में कोई काट नहीं है, उसका असर पाकिस्तान में देखा जाने लगा है। S-400 का ये खोल बताया जा रहा है जो पाकिस्तानी इलाके में मिला है। इसका साफ मतलब है कि जब पाकिस्तान के फाइटर जेट ने भारत की एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने S-400 से मिसाइल दागा। इस तस्वीर से बड़ा सबूत आखिरकार क्या हो सकता है? दरअसल जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत की एयर स्पेस में दाखिल होने की जुर्रत की, तब भारत ने अपनी ही सीमा से रूस से ली गई S-400 मिसाइल सिस्टम को इन फाइटर जेट्स पर दाग दिया। ऐसे में पाकिस्तान का एक JF-17 पाकिस्तान की धरती में ही गिर गया और साथ ही पाकिस्तान की धरती पर गिरा भारत की इस S-400 मिसाइल सिस्टम का मलबा, जिसे पाकिस्तान की अवाम और वहां के सुरक्षा कर्मी बेहद ही हैरान निगाहों से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि S-400 का एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें से मिसाइल ही निकलती है जो पाकिस्तानी इलाके तक पहुंची होगी। लेकिन S-400 का आतंक ऐसा है कि पाकिस्तानी उसके नाम पर अफवाह फैलाना चाह रहे थे, जिसे हमारी सेना ने शनिवार को ही बेपर्दा कर दिया था।
पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। S-400 में एक तो नहीं 4 तरह की मिसाइल लगी हुई हैं, जो शॉर्ट रेंज से लेकर वेरी लॉन्ग रेंज यानी 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की होती है। जिस रेंज में दुश्मन का फाइटर जेट दिखता है, उसी हिसाब से मिसाइल निशाना साधती है। जमीन से आसमान में मार करने वाला रूस का बेहद ही जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक साथ 70 से 80 टारगेट को तबाह कर सकता है। ये दुनिया के सबसे तेज उड़ान भरने वाले फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक को भी तबाह कर सकता है। दूर और पास के टारगेट के लिए इसमें अलग अलग रडार लगी हुई हैं और महज 3 मिनट में ही ये फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही के बाद 8 मई को जब पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत की तरफ रुख किया, तब S-400 ने उन्हें हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल नहीं होने दिया। और आज 100 घंटे के बाद पाकिस्तान की तबाही के सबूत पाकिस्तानी जमीन पर ही दिखाई देने लगे। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर अपना दबदबा तो कायम कर दिया है। पाकिस्तान को पता है हकीकत क्या है और पाकिस्तान यह भी जानता है कि कैसे वो भारत के सामने गिड़गिड़ाया, और इसलिए अब ये DGMO स्तर की बातचीत आज होगी, शाम में होगी। पहले दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब इसका समय आगे बढ़ा दिया गया है। जरा मेहमानों का रुख करेंगे और ब्रिगेडियर दत्ता से अब समझते हैं। सर, आपका अनुभव क्या कहता है कि आज जब DGMO दोनों देशों के हॉटलाइन पर बात करेंगे तो फिर ये बातचीत का दायरा क्या रहने वाला है? सर देखिए, मैंने पहले भी बताया था और जो मैं बात अपनी खत्म करना चाहता था जब ये रिपोर्ट आप दिखा रहे थे कि किसी भी ऑपरेशन को जब सरकार लॉन्च करती है तो वो एकदम उसको क्लोज नहीं करती है, उसको विधिवत रूप से क्लोज किया जाता है। चाहे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, चाहे ऑपरेशन कैक्टस लिली हो, या ऑपरेशन वुड रोज हो, या जो भी इतने ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं, या ऑपरेशन विजय हो। दूसरी चीज, जो मुद्दे शाम को आने वाले हैं, जो टॉक्स में आएंगे, पहली बात तो भारत ये पाकिस्तान को मतलब साफ और वाजे करेगा कि जिस तरह के वायलेशंस जब सीज फायर हो गया था 5 बजे दोनों सेनाओं के बीच, तो क्यों इस तरह की जो वारदातें थी या जो सीज फायर वायलेशन थे वो इंडल्ज हुए। अभी अगर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स MO डायरेक्टरेट ने वहाँ से ली होंगी, जो अपने फॉर्मेशंस हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, कि कोई इस तरह का वायलेशन तो नहीं हुआ है, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस से हो, या आर्टिलरी फायर से हो, या एयर वायलेशंस हों। अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है तो उसके जो रेफरेंसेस हैं और उसका जो टाइम है वो उनको बताया जाएगा, और उनसे ये साफ किया जाएगा कि भाई किस तरह से इनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि भारत अभी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि अगर वहां से गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा, और भारत ने इसको पहले भी प्रूव किया है। उनके छोटे मोटे ये ड्रोन्स वगैरह आते रहे, और भारत ने देखिए किस तरह से उसके जो एयरफील्ड से, उसके जो न्यूक्लियर जो उसके सेंटर्स थे, उनके पास तक धमाके किए हैं भारत ने। तो ये एक मैसेज भी था पाकिस्तान को कि साहब, जब हम यहाँ तक आ सकते हैं तो आपके जो ये पटाखे लिए आप घूम रहे हो, वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी, हालांकि ये कोई मिलिट्री सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसका मुद्दा उठाए, क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो दबी हुई है, और भारत जिस तरह से अपने जो डैम्स हैं उनकी डीसिल्टिंग और उस पानी को चैनलाइज करने के तरीके ढूंढ रहा है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इसकी हीट जल्दी ही नजर आएगी। आप जो बात कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं आप। जितना मीडिया रिपोर्ट्स मैं भी देख पा रही हूँ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से इस DGMO स्तर की जो बातचीत है, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी जिसको भारत ने सस्पेंड किया हुआ है, उसी का मुद्दा उठाने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। जरा जनरल सिन्हा के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे समझते हैं इस परिस्थिति में जनरल सिन्हा वो दो टूक अंदाज क्या होना चाहिए भारत का, क्या कहना चाहिए हमें DGMO स्तर की बातचीत में पाकिस्तान को? 4 पॉइंट। हाँ जी। पॉइंट नंबर 1, बुलेट फॉर्म में चलूंगा मैं जी। पॉइंट नंबर 1, हमको एकदम फर्स्ट ब्लंट अटैक करना है, पूछना है आपने जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ तो इसका वायलेशन क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन।
मतलब वो सीज फायर हो जाता है और फिर उसी दिन शनिवार रात में ही 10 मई को ही जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, चंद घंटों के भीतर। क्यों हुआ? ठीक है, जब आप एग्री किए थे मुझसे, क्यों किया? सही। दूसरा कि ये अब सीज फायर तो गलत शब्द है, एक्चुअली पॉज इन द बैटल है। ठीक है। उसके बाद डीजीएमओ पूछ सकते हैं, देखिए डीजीएमओ सीनियर ऑफिसर एक्सपीरियंस हैं, बैठे हैं सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी अपनी सोच है, मैं भी सेना में 38 ईयर्स नौकरी किया हूँ, कि डीजीएमओ से पाकिस्तान से पूछना चाहिए आप टेम्पररी शांति चाहते हैं या परमानेंट शांति चाहते हैं। तीसरा, आपका हाफिज सईद, मसूद अजहर, असलुद्दीन से क्या रिश्ता है? क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अंजाम नहीं देता है? क्या आप पाकिस्तान टेररिस्ट को आर्म सप्लाई, ट्रेनिंग ये सब नहीं करते हैं? उसके बाद जब अब इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात पाकिस्तान प्लान कर रहा है डिस्कस करने का, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। नो क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन ऑन IWT। इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई बातचीत नहीं होगी, वो हिस्ट्री हो गया है। हम तुमको पाकिस्तान बाढ़ से भी मारेंगे, सूखा से भी मारेंगे। ठीक है, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, वो भूल जाओ। ये पुरानी सरकारें हिंदुस्तान की नहीं हैं, जो 26 इलेवन के बाद चुप रहती थी। वो जमाने गए, अब ऐसा नहीं होगा। हमने तुमको ये डोज दिया है, वो डोज तुम्हारे शरीर में चल गया है, वो डोज हम बाहर नहीं निकाल सकते। वो डोज नहीं निकालेंगे। सर ये भी बताते चलिए यहाँ पर दर्शकों को कि जिस तरीके से पाकिस्तान तो वहां से इंडस वाटर ट्रीटी उस पर वो मंसूबे साध रहा है कि वो हमसे बात करेगा, हम क्या सीधे दो टूक अंदाज में POK और तुमने जिन आतंकवादियों को पनाह दे रखी है उन्हें भारत को दो, सीधे DGMO स्तर की बातचीत में हम ये कहने वाले हैं क्या? देखो रोमाना जी, कुछ चीजें होती है जिस लेवल की होती है उसी लेवल, मर्यादा कहती है कि उसी लेवल पे बात करो। ठीक है जी। जो फैसला राजा ले सकता है उस सेनापति से बात करने या उप सेनापति से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल है मेरा उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन उसके डोमेन का नहीं है, तो उससे बातचीत करना अपने सांस व्यर्थ करना है। ठीक है। हमको पता है हमको क्या करना है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हमने तोड़नी है। आने वाली पीढ़ी याद रखेगा कि 26 जान की कीमत क्या होती है, 26 जान की कीमत क्या होती है। और ये तो ट्रेलर है। अभी जैसे किसी ने हमने कुछ टीवी पे कुछ दिन पहले कहा था, ये तो खाली शुरुआत है, अभी मेहंदी, धरती से विदाई वो अभी बाकी है। मेहंदी वगैरह का फंक्शन अभी बाकी है, वो तो खाली शगुन था, शगुन हमने दिया था। अभी तो वो आपने यही कहकर जहां से आपने अपनी बात की शुरुआत की कि साहब इसको सीज फायर ना कहा जाए तो बेहतर है, ये महज एक पॉज का बटन है जो फिलहाल दबाया गया है। और ऐसे में मुझे ध्यान आता है कि शेर और जब उसको लंबी छलांग लगानी होती है तो कई बार वो 1 या 2 कदम पीछे जाता है और उसके बाद वो एक लंबी छलांग लगाता है। अच्छी बात कही और इसीलिए देशवासियों को ये बात सुनना चाहिए। बिल्कुल, रोमाना बेटी ने सही बात कहा। शेर छलांग मारने से पहले थोड़ा सा टैक्टिकल विड्रॉल करता है, उसके बाद झपट्टा मारता है। ठीक है सर, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम छोड़ देते हैं, सस्पेंस में मरने देते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को और देखते हैं आगे आगे क्या होगा। DGMO की स्तर की जो बातचीत है फिलहाल वो दोपहर 12 बजे से चलकर अब शाम में होगी। बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर, जिसका असर अब सीमा पर दिख रहा है और किस रूप में दिख रहा है मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, ये 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान और उसके बाद पाकिस्तान ने हालांकि उस तारीख की शाम तो फायरिंग की थी सीमा पर, लेकिन बीते कल सीमा पर कहीं पर भी युद्ध विराम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई फायरिंग नहीं हुई है, शांति कायम है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, जम्मू की तस्वीर है, श्रीनगर, राजौरी, रामबन, उधमपुर, जैसलमेर, पठानकोट। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के वो शहर हैं जो बिल्कुल सीमा के नजदीक पड़ते हैं और यहाँ जनजीवन आज पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा है। भारत की तरफ से चेतावनी जो पाकिस्तान को दी गई, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने आज बिल्कुल नहीं किया था। सीमा पर शांति बनी रही है और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जनजीवन पूरी तरह सामान्य होता हुआ इन तमाम जगहों पर। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम होने के 2 दिन बाद अब राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं
वहां हालात धीरे धीरे जो सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी जो पटरी पर लौट रही है। बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर, एक बार फिर लोग सड़कों पर निकले हैं, वरना तो कहां सड़कें एकदम सुनसान थी। अब फिर से सड़कों पर चहल पहल दिख रही है, बाजार खुल रहे हैं। जैसलमेर से आपको मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम के 2 दिन बीतने के बाद राजस्थान में सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए जिलों में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जिंदगी धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है। अगर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहां आज सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने के बाद लोग सड़कों पर फिर से निकल पड़े हैं, बाजार खुल गए हैं। कल के मुकाबले आज सड़कों पर चहल पहल ज्यादा है, बाजारों में रौनक ज्यादा है। हालांकि सरकार और प्रशासन अभी भी एहतियात बरत रहा है। आज भी यहां पर स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद हैं। यहां पर ब्लैकआउट का जो आदेश था उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि आज भी ब्लैकआउट रह सकता है। तो जनजीवन धीरे धीरे कर सामान्य हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी अब भी एहतियात बरत रहे हैं। लोग खाने पीने के सामान, राशन, दवाएं, दूध, इसके साथ साथ जो पेट्रोल डीजल है उसका स्टॉक कर रहे हैं, उसकी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पाकिस्तान है उसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। धोखेबाजी करना उसकी फितरत में शामिल है। इसी वजह से लोग धीरे धीरे कर, हालात सामान्य तो हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे कर बाहर निकलना भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाराम चौधरी है। बताइए कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है, अब लगता है कि जो जिंदगी है वो धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन एहतियात अभी भी आप लोग बरत रहे हैं? जी सर, 2 दिन से हालात सामान्य है और बाजार भी खुल गई है और सामान्य सहल पहले, माहौल पहले जैसा ही है। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा है क्या आप लोगों को? भरोसा के लायक नहीं है पाकिस्तान। फिर भी अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हमें तो बिल्कुल सतर्क रहना ही है। और पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। फिर भी कल रात को गवर्नमेंट का आदेश था कि 7 बजे तक दुकानें बंद करें, तो बंद कर दी थी। रात को पूरा सिटी में ब्लैकआउट था और अभी सवेरे से वापस 6 बजे के बाद दुकानदारी खुल रही है। अभी दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है और लोग बाहर घरों से बाहर आ रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है। बहुत जल्द पूरा जो जनजीवन है वो पटरी पर आ जाएगा, लेकिन लोगों को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान कतई भरोसे के लायक नहीं है। यही वजह है कि जैसलमेर जिले में आज भी स्कूल कॉलेज बंद है। फिलहाल ब्लैकआउट का जो आदेश है वो भी वापस नहीं लिया गया है, यानी आज भी ब्लैकआउट रह सकता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को 2 दिन बीत चुके हैं। जिंदगी धीरे धीरे अब वापस सामान्य हो रही है। राजस्थान में बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जैसा कि अभी मोहित भी बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में। दरअसल ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी भी अपने वादे से मुकर जाएगा। अभी भी पूरी तरह एहतियात लोग बरत रहे हैं और लोग खुद अपने स्तर पर अलर्ट मोड पर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को 2 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के जिलों में जिंदगी अब धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है। हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, वो भी अब भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अठार फकीर है। मैं अध्यक्ष मुस्लिम महासभा जैसलमेर का हूँ। यहाँ पे तो अभी लड़ाई होने के बाद में जैसलमेर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे हमें सेना ने 4-5 ड्रोन पहले दिन आए थे, उसको उसी टाइम खत्म कर दिए थे। यहाँ सेना के ऊपर हमें विश्वास है और यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत मजबूत है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, सेना के साथ में। सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर कई घंटे तक गोलीबारी की गई थी। क्या पाकिस्तान पे भरोसा है कि उसने जो सीज फायर किया उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। उसने तो कई बार पहले भी हमें 2-3 दिन से जैसलमेर बाड़मेर के अंदर लॉकडाउन वापस कर दिया है। कोई पाकिस्तान का भरोसा नहीं। रात पूरी हम आंखों पे निकाल रहे हैं। यहाँ के लोग मजबूत हैं, ठीक है। रात को ड्रोन यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में एवरीडे दिखते हैं। कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान के ऊपर, हमें विश्वास ही नहीं है, कभी भी धमाका कर सकता है। हमारी सेना पे हमारे को फक्र है, इसलिए हमारी नींद यही है और आराम यही है। हमारी सेना के ऊपर हमारे को भरोसा हो और हम हमारे गांव में सुरक्षित हैं। बिल्कुल हम तैयार रहेंगे, आर्मी के साथ में बंदूकें लेके तैयार रहेंगे।
कतई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का, हम नहीं भरोसा करते। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, आर्मी के साथ रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे। हमारा वतन है, रहेंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, और पाकिस्तान पे एक पैसा हमारा भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को तो क्या, वो भिखारी देश को जवाब देने को कोई देर नहीं है। सब पब्लिक भी उसके साथ है, आर्मी ने है, मजबूत है, हमारा देश भी मजबूत है। वो क्या करेगा, उसके पास आटा ही नहीं है जो वो खाने के लिए, क्या है उसके पास? कोई कुछ नहीं इंडिया के बिगाड़ सके। पाकिस्तान क्या बिगाड़े? 65 मेरे को याद है, जंग 71 याद है, अभी ये चल रहा है। ऊपर से आता है, ऊपर से भगा देते हैं, भाग जाते। युद्ध विराम के बाद जम्मू में हालात सामान्य हो रहे हैं। सीमा के पास कल से शांति है। युद्ध विराम होने के बाद 10 मई को पाकिस्तान की ओर से हालांकि शाम के वक्त फायरिंग की गई थी, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद अब सीमा पर शांति है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। पिछले करीब 3 हफ्तों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह ने पाकिस्तान में घुसकर भारत ने कार्यवाही की है और वहां आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद उस तनाव का असर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दिखा है। मैं समय जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूं और अभी भी देखिए आप, सीमा के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में नहीं आ रहे क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में इस इलाके के लोगों को सुरक्षित, इनकी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित विस्थापित कैंपों में शिफ्ट किया गया था। हालांकि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात बड़े सुकून से, बड़े आराम से गुजरी। बॉर्डर पर शांति थी, बॉर्डर पर किसी तरीके की गोलाबारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। हम विभिन्न कैंपों में भी गए थे और कैंपों में जो लोग हैं उनका दावा है कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों बाद फायरिंग शुरू कर दी थी। ऐसे में प्रशासन भी फिलहाल किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले रहा है और ऐसे में अब गांव, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, इसी तरीके के दर्जनों गांव यहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। ये वो गांव है जहां लगातार शेलिंग हुई है, शेल गिरे हैं, मोर्टार शेल गिरे हैं और ऐसे में इन मोर्टार शेलों से इन घरों की क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं वो सबूत जो पाकिस्तान ने यहाँ गोले बरसाकर किया है, ऐसे सभी शेल्स को यहाँ डिटेक्ट किया जाएगा। इन गाँवों की पूरी सैनिटाइज किया जाएगा, इन पूरे गांव को, और उसके बाद अगर यहाँ कोई लाइव शेल पड़ा हुआ है तो उसे डिफ्यूज़ किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ आएगी, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि गांव में लोगों को कब आने दिया जाए। वहीं अखनूर का एक गांव जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर के फासले पर है, इस गांव में भी लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा। घर के ऊपर यहां बम के गोले गिर रहे थे। लोग इतना डरे हुए कि शेलिंग और तनाव के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें अभी भी नम हो जाती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त अखनूर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनएसपुरा गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए गोले को अपने बेहद नज़दीकी से देखा और किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। ये लोग बता रहे हैं कि उस वक्त जान बचाने का मौका भी बहुत कम था, लेकिन जैसे तैसे बंकर में रात गुजारी और अपने जान बचाई। इस वक्त तस्वीर आपको इस एनएसपुरा गांव की दिखाते हैं। ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है, इस घर के ऊपर एक के बाद एक कम से कम 3 से 4 बार गोले बरसाए गए। जो पानी की टंकी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उससे सटी जो दीवार है उस पर आपको छर्रों के निशान दिखाई देंगे, जो ईंटें बनी हुई हैं। इसी तरह से पीछे, इस घर के पीछे की तरफ भी एक गोला गिरा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी, वो डैमेज हुई है। एक पड़ोस में ही एक और जगह पेड़ के नीचे ये गिरा है। गनीमत ये रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक लड़की के पैर में छर्रे लगे हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा गनीमत ये रही कि सभी लोगों ने समय रहते अपनी जान बचाई और जो बंकर गांव में बनाए जाते हैं बॉर्डर से सटे इलाकों में, उन बंकरों में जाकर पूरी रात गुजारी और अपनी जान बचाई। ये सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो छत दिखाई दे रही है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, ये दरअसल बंकर है। और इसी तरीके के बंकर जो हैं वो बॉर्डर से सटे हर इलाके में बनाए जाते हैं। गाँव में करीबन 5 से 6 बंकर आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये जो शेल है ये यहाँ इस घर पे मौजूद है
मिला है इन लोगों को जो इनके घर के ऊपर गिरा, और उसको इन्होंने ये संभाल के रखा हुआ है ताकि कोई अगर आता है पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये उसे दिखाया जाएगा। तो ये शेल है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इधर बॉर्डर पार भारत की तरफ आम नागरिकों के घर पे गिराया गया। ये आपका नाम जाने? मेरा नाम काला मसीह है। ये आप ही का घर है? मेरा ही घर है सर। कब हुआ था और क्या हुआ? ये सर सुबह कोई 6:45 बजे की बात है, जब हम इधर घर पे बैठे थे, हमारी गाय भी उधर थी, हमने दूध निकाला, सिर्फ इधर आए 2 मिनट, उसी टाइम हमारे घर में ये ब्लास्ट हो गया। तो टैंकी टूट गई, हमारा लेंटर टूट गया। हम उसी टाइम इधर से भागे, फिर इधर चले गए बैंकर में, फिर नहीं हम बैंकर से आए, फिर उसके बाद हम रात भी उधर ही रहे, उसके बाद सुबह आए। लेकिन हमारे घर वाले जो सभी जम्मू में शिफ्ट हैं किसी हमारे रिश्तेदार के घर पे, तो वो नहीं वापस आ रहे कि डर का माहौल है, कोई पता नहीं कब फायरिंग हो सकती है। मुश्किल आपको याद करते हुए भी रोना आ रहा है उस वक्त का मंजर? बहुत बुरा मंजर आप। बहुत दफा मतलब क्या उस वक्त परिवार की ज्यादा चिंता हो रही थी, क्या हो रहा? कोई पता नहीं था क्या हो रहा, क्या घर वाले साथी थे आप? हाँ। सुरक्षित जगहों पे नहीं भेजे? मैं थोड़ा बहुत होता रहता है जब वो या फिर हमारी जो घर वाली है उसका बीपी बढ़ गया, फिर हमने उसको उधर भेज दिया। हाँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के जैसलमेर का एक वीडियो। यहाँ विस्फोटक था जिसको सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि आखिरकार ये जो विस्फोटक है वो पाकिस्तानी मिसाइल या किसी ड्रोन का हिस्सा था या फिर ये कुछ और था, लेकिन ये विस्फोटक यहाँ जैसलमेर इलाके में जिसे सेना ने डिफ्यूज कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।